Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the second video of concrete technology, and in this video we will be studying unit 1 of the subject, which is cement. And the outline of the subject goes like, first we will study what cement is, then we will study how cement is being prepared or manufactured. Then we will study some certain types of cement. Also, we will study about the cement chemistry. I mean, how cement gain strength, how cement react with water. ये सब हम पढ़ेंगे. Um, in this video, I will also tell you about the quality parameters of water that we can use with cement to form a good concrete. So this was about the outline of the chapter. Let us begin with cement. सो सबसे पहले सीमेंट क्या है? सीमेंट एक फाइन बाइंडिंग मटेरियल है जो कंक्रीट के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखता है. इसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है. ऑल्सो जो सीमेंट है वो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करेगा तो जब आप उसमें पानी मिक्स करेंगे तो वो एक पेस्ट बनाएगा, और जब वो पेस्ट हार्ड हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अगर हम देखें कि सीमेंट किस किस मटेरियल से बनता है, तो देयर आर मेनली टू मटेरियल्स, कैलकेरियस कंपाउंड्स और आर्जिलियस कंपाउंड्स. जब कैलकेरियस कंपाउंड नाम से समझ आ रहा है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम होता है, और आर्जिलियस कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मेन कंस्टिट्यूएंट सिलिका होता है. सो दो मेजर कंपोनेंट हैं सीमेंट कंपोजिशन के, कैलकेरियस कंपाउंड्स और आर्गिलेशियस कंपाउंड. जब भी मैं आगे से कैलकेरियस कंपाउंड बोलूँगी तो आप इसको लाइम से रेफर कर सकते हैं, और जब भी मैं आगे आर्जिलेशियस कंपाउंड बोलूँगी तो आप इसको रेफर कर सकते हैं क्ले से. सो बेसिकली हमारे पास एक क्ले सब्सटेंस होता है और दूसरा हमारे पास लाइम सब्सटेंस होता है. ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं सीमेंट कंपोजिशन के. उसके अलावा भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया कैलकेरियस कंपाउंड मतलब लाइम, आर्जिलियस कंपाउंड यानी कि सिलिका, फिर हमारे पास एल्यूमिना होता है, जिप्सम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फर होता है, एल्कलीज होती है. ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक ऑर्डिनरी सीमेंट में होने चाहिए. इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल काइंड ऑफ सीमेंट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में डालने होते हैं. यहाँ पे मैंने बनाई हुई है ये टेबल ओपीसी. ओपीसी एक इज़ अ काइंड ऑफ सीमेंट. ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जैसे ब्रिक वर्क में आप, या फिर घर जो भी आप मोर्टार यूज़ होता है ब्रिक वर्क में, या फिर प्लास्टरिंग के लिए जो सीमेंट यूज़ होता है वो मोस्टली ओपीसी होता है. मार्केट में आप लेने भी जाओगे तो आप देखोगे वो जो सीमेंट बैग होता है उस पे ओपीसी लिखा होता है. उस ओपीसी का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के हिसाब से लाइम का कंपोजिशन कितना होना चाहिए? इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 64%, 60 से 67% टोटल का लाइम होना चाहिए, 17 से 25% सिलिका होना चाहिए, एल्यूमिना हमें 3 से 8% लेना है, जिप्सम एज पर द रिक्वायरमेंट. नॉर्मली ओपीसी में 3 से 4% होता है, और जो जिप्सम एक्चुअली इट इज़ अ एडमिक्सचर जो एक एक्चुअली क्या करता है कि वो रिटार्ड करता है सीमेंट की सेटिंग को. सेटिंग का क्या मतलब है? जब सीमेंट पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो केमिकल रिएक्शंस शो करता है, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक जेल बनता है, CHSS जेल. हम आगे पढ़ेंगे इसे. और ये जेल जब थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, और ये जेल एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बना लेता है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना लेता है, जिसकी बहुत हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और जो कि पर्टिकुलरली हमें सीमेंट की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. आयरन ऑक्साइड का कंपोजिशन कितना होना चाहिए? 0.5% से 6%. ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये इनकी एवरेज वैल्यूज़ है, अमाउंट है. मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज आर गिवन बाय 0.124%, 1 to 3%, 0.2 to 1% रेस्पेक्टिवली. अब
ये जो सारे इंग्रीडिएंट्स हैं जो हमने सीमेंट में डाले हैं, ये कब डालते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मतलब आपने अलग-अलग जगह से रॉ मटेरियल्स इकट्ठा किया। रॉ मटेरियल क्या-क्या है हमारे पास? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज़, और उनको रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में लिया। फिर उनको मिक्स किया और एक मशीनरी में हमने उसको हीट किया, और हीट करने के बाद फिर हमने उसको ग्राइंड किया, पाउडर फॉर्म में बनाया, और फिर हमने उनको बैग्स में पैक किया और मार्केट में अवेलेबल कराया। ये एक मोटा-मोटा प्रोसीजर है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे जो सीमेंट है वो एक मशीन में बनता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कितना टेम्परेचर हमें वहाँ रखना होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो अगर हमने किसी सीमेंट में कुछ इंग्रीडिएंट्स डाले हैं, तो डेफ़िनेटली उन इंग्रीडिएंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसके लिए हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली जो लाइम होता है सीमेंट में, वो क्या करता है, जो सीमेंट की सारी स्ट्रेंथ है, वो लाइम की वजह से आती है। और सिलिका क्या करता है, सिलिका भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो लाइम और सिलिका ही मेजर कंपोनेंट हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे सीमेंट में। लेकिन अब आप बोलो कि क्योंकि स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो भाई 60 टू 67% क्यों लिया है, सिलिका को इतना कम क्यों लिया है, सारा ही इसको 50-50% ले देते। तो होता क्या है कि अगर आपने लाइम को एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन से ज़्यादा ले लिया, तो वो डिफेक्ट प्रोवाइड करता है सीमेंट में, जिसको हम साउंडनेस कहते हैं। सिलिका को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो उससे सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। सेटिंग टाइम बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे हमने बिल्डिंग मटीरियल में पहले पढ़ा था कि एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 10 आवर्स। तो इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जब उस सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर दी, मतलब वो पेस्ट से एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपने सोचा कि सिलिका तो स्ट्रेंथ दे रहा है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब जो पहले 10 मिनट में सेट होने वाला था, अब वो इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन टू सेट अप। सो नेक्स्ट इंग्रीडिएंट हमारे सीमेंट का क्या था, एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, ये सीमेंट को क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। क्विक सेटिंग मतलब जल्दी सेट होने के लिए, ताकि हमारा सीमेंट सेट होने में टाइम नहीं ले, तो हम एल्यूमिना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने एल्यूमिना को एक पर्टिकुलर अमाउंट, कितना लिया है हमने, जैसे 3 से 8% है, एवरेज मान लो 6% है। अगर आपने 6% से ज़्यादा ले लिया, से 16% या 20% ले लिया, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट को अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए टाइम चाहिए था, वो उसको प्रॉपर मिला नहीं। तो जल्दी सेट हो गई, यानी कि वो जो सारे कंपाउंड्स जो केमिकल रिएक्शन करके CHSL जेल बनाने वाले थे, पूरा वो उनको उतना टाइम मिला ही नहीं, वो पहले ही सेट हो गए। तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो स्ट्रेंथ नहीं आई। तो बेसिकली आप एल्यूमिना को एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम सल्फेट। जैसे मैंने बता दिया, ये एक रिटार्डर है, और ये क्या करता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होने वाली है उसको स्लो डाउन कर देता है। और ये जिप्सम काउंटर इफेक्ट है ना एक दूसरे का, कि ये जो एल्यूमिना है वो क्विक सेटिंग करा रहा है, जिप्सम क्विक सेटिंग रोक रहा है। अच्छा, क्यों रोकना पड़ रहा होगा आपको? से हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे साइट पे कंक्रीटिंग नहीं की जा सकती, तो हमको रेडी मिक्स कंक्रीट लानी पड़ेगी प्लांट से। प्लांट हमारी साइट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप 10 मिनट में, मतलब मैं जो हमारे सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 10 मिनट है ना, तो आप 10 मिनट में प्लांट से साइट तक कंक्रीट नहीं ला सकते। इस केस में आपको उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, कि कहीं रास्ते में हमारी कंक्रीट सेट नहीं हो जाए। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, आप उसमें रिटार्डर जिप्सम यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इंग्रीडिएंट हमारे पास है आयरन ऑक्साइड। जो सीमेंट का ग्रे कलर होता है, वो इस आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, और की वजह से हार्डनेस भी मिलती है। मतलब कि जो जैसे कि जेल से जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो एक हार्ड सरफेस मिलती है ना हमको पेस्ट के बाद में, तो वो जो हार्डनेस है उसके लिए आयरन ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या करता है, ये भी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और लेकिन अगर आप इसको एक ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हो, तो फिर ये मैग्नीशिया में अनसाउंडनेस बना देता है हमारे सीमेंट को। Now we have manufacturing of cement. How is cement being manufactured in the plant? तो बेसिकली हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। या तो आप ड्राई प्रोसेस यूज़ कर सकते हो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर आप वेट प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि नाम में पता चल रहा है, बहुत ईज़ी है, कि अगर आपने जो सारे इंग्रीडिएंट्स, क्या-क्या इंग्रीडिएंट बताए थे मैंने अभी? लाइम, सिलिका,
और अदर मटेरियल्स जो भी थे हमारे पास, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, ये सारे चीज़ें। तो अगर आप इन मटेरियल्स को इन रॉ मटेरियल को ड्राई फॉर्म में लेके जा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तब ये ड्राई प्रोसेस होगा। और अगर इन्हीं मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को हम एक स्लरी की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल बी द वेट प्रोसेस। अभी के टाइम में हम वेट प्रोसेस ही यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑब्सोलीट है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, लाइम, सिलिका और जो बाकी के मटेरियल हैं वो लम्प्स में लाए। लगभग उनका साइज़ 80 mm होता है इन सब के पार्टिकल्स का साइज़। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको एक क्रशर में, हैवी क्रशर में डाला, इन सारे मटेरियल्स को एक साथ अपनी रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से। रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन मतलब जो मैंने अभी टेबल में बताया था कि लाइम को इतना % लेना, सिलिका को इतना, एल्यूमिना को इतना, जिप्सम को उतना। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपने एक हैवी क्रशर में डाला। उससे क्या होता है कि ये जो बड़े साइज़ के पार्टिकल थे वो कट डाउन हो जाते हैं लगभग 60 से mm तक। और फिर इस 60 mm, इन सब का जो मिक्सचर बना उसका उनके पार्टिकल्स का साइज़ 60 mm होगा। फिर इस 60 mm को हम एक ट्यूब मिल में डालेंगे, ट्यूब मिल या फिर इसको बॉल मिल भी कहते हैं। और इस बॉल मिल में क्या होगा, ये जो साइज़ है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40 mm तक। और फिर आप इसमें क्या करते हो, इसको फिर आप टैंक में स्टोर कर लेते हो। और फिर क्या है कि हमने इस जो रॉ मटेरियल हमारे पास इस साइज़ का आ गया, इस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया और फिर फर्दर इसको हमने ग्राइंड किया 25 mm के साइज़ तक। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या हुआ कि हमारे पास क्लिंकर्स बन गए। फिर इस रॉ मिक्स को हमने रोटरी क्लीन में डाला। रोटरी क्लीन क्लीन क्या होता है, भट्टे, मतलब ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोल दें तो। और इसमें क्या किया हमने, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये ना एक टिल्टेड एक्सिस, सपोज ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है टिल्टेड एक्सिस पे, और ये घूमता रहता है। और इसमें हमने अलग अलग पोर्शन में हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ से हमने रॉ मटेरियल डाला अपना, और दूसरे एंड से हमारे पास क्लिंकर्स निकल रहे होते हैं। क्लिंकर बेसिकली यहाँ पे आके ये जो क्लिंकर है, ये इनकी कंपोजिशन सेम होती है सीमेंट की कंपोजिशन के, जो हमें बैग में मिलेगा, लेकिन उसका साइज़ अभी भी बड़ा होता है। इस क्लिंकर को फर्दर हम ग्राइंड करते हैं और एक फाइन पाउडर बना देते हैं। और वो फाइन पाउडर क्या है, सीमेंट है। इसको बस बेसिकली ऐसे ही पढ़ लो। बाकी जो अभी मेन हमारा टॉपिक होना चाहिए वो वेट प्रोसेस, क्योंकि इन टुडेज सिनेरियो हम वेट प्रोसेस से ही अपना सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। सो लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सो वेट प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक फ्लो डायग्राम लिया है, इससे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप चाहे तो अपनी फेयर या रफ नोटबुक में इसको कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। फ्लो डायग्राम से देखो, हमने क्या किया, हमको पता है कि सीमेंट का इंग्रेडिएंट क्या है, कैल्केरियस मटेरियल और आर्गिलेशियस मटेरियल। कैल्केरियस मतलब लाइम। अच्छा, लाइम कहाँ से मिलेगा आपको, लाइमस्टोन से, चॉक से, ये सब चीज़ों से आपको लाइम मिल सकता है। और आर्गिलेशियस मटेरियल आपको क्ले से मिलेगा। तो हमने क्या किया, लाइमस्टोन को क्रशर में डाला और वहाँ से सिलोज में आ गया, इसको क्रश करके रॉ मटेरियल है, ये दोनों हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। और यहाँ से क्ले को भी हमने सिलोज में डाल दिया। और अब क्या हुआ कि हमने इन दोनों मटेरियल्स को, पहले इनमें क्या होता है शुरू वाले प्रोसेस स्टेप्स में, यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल है वो साफ़ किया जाता है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में उस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल ना हो, कि हमारी केमिकल कंपोजिशन ही ख़राब हो जाए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। तो बेसिकली हमारे पास एक टैंक समझ लो, 2 टैंक, अलग अलग सेपरेट टैंक्स थे। फिर वहाँ से हमने क्या किया, ग्राइंडिंग मिल में इन दोनों सब्सटेंस को डाल दिया थ्रू पाइप्स और चैनल्स जैसे भी। और ये ग्राइंडिंग मिल क्या करती है, यहाँ पे इसकी स्लरी बनाती है। स्लरी क्या होता है, पेस्ट फॉर्म में बना लेती है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। फिर उस स्लरी को दूसरे टैंक में स्टोर करते हैं। और फिर अगेन हम क्या करते हैं, उस स्लरी को रोटरी क्लीन में फीड करते हैं। मैं आपको रोटरी क्लीन की पिक्चर दिखाती हूँ एक बार। सी दिस इज़ द रोटरी क्लीन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना रॉ मिक्स डालते हैं, और ये देखो एक टिल्टेड पोजीशन में है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें अलग अलग जोन्स डिवाइड किए गए हैं, जिसमें टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे पहला जोन है हमारे पास, उसमें 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा जोन हम नोड्यूल जोन कहते हैं इसको, इसमें टेम्परेचर रखते हैं हम 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और
जो थर्ड ज़ोन होता है हमारे पास बर्निंग जो जहाँ पे जो सारा इंग्रीडिएंट होता है वो बहुत ज़्यादा हीट पे बर्न किया जाता है, उसका टेम्परेचर हम रखते हैं 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको पूछा भी जाता है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हमको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना रहता है, तो ये आंसर मोस्टली रहता है। अब हमने यहाँ से जो हमने स्लरी बनाई थी, जो स्लरी ब्लेंड करी थी, उसको हम इस रोटरी क्लिन में यहाँ से फ़ीड करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसको आउटलेट मतलब यहाँ से हमारा जो सीमेंट के क्लिंकर बने थे, उनको इकट्ठा कर लेते हैं और क्लिंकर जैसे 8 से 10 एमएम का साइज़ होता है इस सीमेंट पार्टिकल का। ये फाइनल बन के तैयार हो चुका है अब। अब वो जो रोटरी क्लिन में से क्लिंकर्स निकले, उन क्लिंकर को हम बॉल मिल में डालेंगे। बॉल मिल में डालने का क्या मतलब है कि हम ना उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीमेंट टैंक्स में डाल देंगे जहाँ पे उसको स्टोर करना है और फिर आप उसको पैकिंग प्लांट में भेज दोगे जहाँ से आपको सीमेंट बैग बन के तैयार हो जाएँगे और मार्केट में अवेल करा दिया जाएगा। सो ये वेट प्रोसेस था सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। ये काफ़ी टाइम लेता है और इसमें फ्यूल कंज़प्शन भी ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट वेट प्रोसेस में मिलता है वो कंपैरेटिवली बेटर है ड्राई प्रोसेस से। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बहुत ईज़ी है, बस आपको इसको 1-2 बार सुनना है और आपको याद हो ही जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग को लग रहा होगा कि हम ये जो सीमेंट पार्टिकल है इसको फाइन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मतलब साइज़ कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ग्राइंड कर रहे हैं, मतलब हमने 8 से 10 एमएम के बीच में अपना पार्टिकल साइज़ बना दिया, तो इतना फाइन करने की क्या ज़रूरत है? तो इसको ऐसे समझो कि फाइन जितना होगा ना अपना सीमेंट, उतना अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा। किस-किस के बीच में? सीमेंट के और वाटर के बीच में। और जितना अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा, इसका मतलब है जो सीमेंट है उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ देगा। तो फाइन मतलब फाइननेस ज़्यादा होना मतलब बेटर केमिकल रिएक्शन, और बेटर बेटर केमिकल रिएक्शन का मतलब है बेटर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सो